हमारे हाउसिंग कॉलोनी में रहता है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे पागल हो गए क्या? हमारी बच्ची सिर्फ 15 साल की है। जरा सोचिए क्या बीतेगी उस पर जब स्कूल के लोग और मोहल्ले के लोग उसे ताने देंगे। क्या वो सब लोग इसे ये बातें भूलने देंगे? तो हम क्या करें? ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे? ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? भूल जाएंगे कि ये हादसा कभी हमारी जिंदगी में हुआ था। लेकिन वो हैवान तो चुप नहीं बैठेगा ना, फिर टूट पड़ेगा हमारी बेटी पर। छोड़ देंगे मुंबई, वापस पुणे चले जाएंगे। वहाँ किसी को कुछ पता भी नहीं है और फिर धीरे धीरे हमारी बच्ची भी सब भूल जाएगी। कांदिवली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। एक स्कूल जाने वाली लड़की का बलात्कार होता है और आक्रामक उसी के मोहल्ले का एक बदमाश है। पर लड़की के माता पिता इस डर से पुलिस के पास नहीं जाते कि उनकी बेटी की आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काश उन्होंने ऐसा ना किया होता। अगर उन्होंने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी होती तो वह दरिंदा आज 10 साल की जेल काट रहा होता। पर उनकी खामोशी उसकी विकृति के लिए प्रोत्साहन साबित हुई। इस रेपिस्ट ने अपनी घिनौनी हरकत दोहराई। एक और लड़की बनी उसकी वासना का शिकार। अक्टूबर 2011। नानी माँ मैं चली। अरे ऐसे कैसे चली? डिब्बा तो लेके जा। एक दिन ना मैं इस डब्बे के नीचे दब जाऊंगी नानी माँ। अब 3 दिन का खाना एक साथ पैक करती हो। चुप कर। सुबह से जाती है, शाम को लौटी है 6 बजे के बाद। फिर मामा के ऑफिस चले जाती है। हाँ, फिर तेरा खेल कूद। अच्छे से खाना नहीं खाएगी तो ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा जिया सुन, वो साइना नगर वाला फ्लैट है ना, उसका क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। उसके पेपर्स भी रेडी करने हैं फाइनल। स्कूल से लौटते ही कर दूंगी मामा, अभी बहुत लेट हो रहा है। बाय नानी, बाय मामा। बाय बाय बाय। कहीं नजर न लग जाए मेरी गुड़िया को। कितनी समझदार हो गई है ना। और बहुत तेज हो गई है आई। हर काम बिल्कुल टाइम पे करती है। देखना बहुत आगे जाएगी ये। बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची। दीदी जीजू भले जल्दी चले गए हों, लेकिन हम हैं ना उसके। और वैसे भी जिया मेरी भांजी कम, छोटी बहन ज्यादा है। जिंदगी भर रक्षा करूंगा उसकी। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। सर जी 2 BHK की फ्लैट्स के तो बहुत मारामारी है। हाँ लेकिन 1 BHK के 3 मेरे पास फ्लैट्स हैं। 5 लोगों की फैमिली है। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें तो 2 BHK ही चाहिए। अभी फिलहाल तो मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता लगते ही मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा। आप ये मेरा कार्ड रखिए आप। शंकर भाई, फाइनेंस मेरे पास पूरा रेडी है। बस एक ढंग का घर मिल जाए तो ढंग कर दूंगा। अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आपका दिल खुश कर दूंगा। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। अरे जिया तू कब आई तू? बस आधा घंटा हुआ मामा। ये साईनाथ नगर वाले फ्लैट के पेपर्स फुल एंड फाइनल 2 बार चेक किया। वेरी गुड जिया, थैंक यू। अच्छा चल ऐसा कर, ये पकड़ 500 रुपए और अपने लिए कुछ खरीद ले। चल। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं खरीदना। ड्रामा मत कर, पकड़। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे थप्पड़ लगाऊंगा। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। देख मेरी बात सुन, ऑफिस का आधे से ज्यादा काम तू करती है नहीं करती? क्या मामा, ये भी कोई काम है क्या? अरे एक स्टेट एजेंट का आधे से ज्यादा काम तो ये पेपर वर्क होता है। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, इस महीने से तेरी सैलरी फिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो ठीक है, मैं एक बड़ा सा लोन ले लेती हूँ। इतने साल आप लोग ने मेरी देखभाल जो की, धीरे धीरे सब चुका दूंगी। देख अब सच में तू लाफा खाएगी मुझसे। हाँ आप और नानी ना होते तो मेरा क्या होता? अगर तेरे मॉम डैड नहीं होते
तो मेरा क्या होता हूँ? तुझे पता है दीदी मुझे माँ की तरह प्यार करती थी और तेरे पापा ने ये बिजनेस शुरू करने में मेरी मदद की, मेरी उंगली पकड़कर मुझे बिजनेस सिखाया। और मैं आपसे सीख रही हूँ। हाँ, तो फिर ये ड्रामा, ये नौटंकी मेरे सामने कर बंद, इसको रख अपने पास और हमेशा खुश रह। हाँ? हेलो हेलो। अरे खाने ही जाऊंगा, पहचानता हूँ तुम्हें, माहड़ा में रहती हो ना? हाँ। अरे मैं भी माहड़ा में ही रहता हूँ, ऑटो रिक्शा ले रहा हूँ, लिफ्ट चाहिए? नो थैंक्स। नानी माँ मैं चली। मैं फ्लाइंग किस दूंगी ना तो कहां से कहां उड़ जाएगी। रोज आधे से ज्यादा डब्बा वापस लेके आती है तू। क्योंकि मुझे डब्बा नहीं बना, हमारे घर में एक डब्बा काफी है। बदमाश। हाँ, मुझे मोटी कह रही है, अपनी नानी को मोटी कह रही है। हाँ, बस 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 मस्का तेरा। ओ माहड़ा कॉलोनी की मिस यूनिवर्स, कैसी हो? ओ मिस यूनिवर्स, मुझे मालूम है तुम्हारा नाम जिया है, तुमसे कुछ कहना है। क्या है, जल्दी बोलो। मुझे तुम बहुत सेक्सी लगती हो, आई लव यू। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम बहुत सेक्सी लगती हो, आई लव यू। क्या? कौन सी बिल्डिंग में रहता है? बिल्डिंग नंबर 1 के सामने पान की दुकान है, उसके पास खड़ा रहता है वो। मामा यही खड़ा रहता है वो। इस जगह पर? तो एक वो लड़का खड़ा रहता है इतना लंबा सा यहाँ पर, इस जगह पर कौन है वो जानते हैं आपके? यहाँ रहता है वो इसी बिल्डिंग में रहता है। कौन है आप? ये राज यहीं रहता है। काय काम है? आप उसे जरा बाहर बुलाइए। लेकिन पहले बताइए ना क्या काम है? आप उसे यहाँ बुलाती हैं, मैं पुलिस बुलाऊं? आओ। अरे कौन हो आप? क्यों चिल्ला रहे हो? आप राज को यहाँ बुलाइए। कौन है? क्या है? मामा यही है वो। अरे अरे छोड़ो 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 मेरे बेटे को, छोड़ो। छोड़ो ना, छोड़ो। आप रुकिए, इसी के मुंह से सुनिए इसने क्या बोला। मैंने क्या बोला तूने जिया को? मैंने कुछ नहीं बोला मैंने। अरे छोड़ो। आज के बाद जिया की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो सीधा पुलिस के पास लेके जाऊंगा तुझे, समझ रहे हो? देखो भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं करता है। आपका बेटा पान की दुकान पर खड़ा रहता है और आती जाती लड़कियों को छेड़ता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता है वो। ये करता है दिन रात आपका लाडला। सुनो, आज के बाद अगर जिया की तरफ देखा भी ना तो बहुत मारूंगा साले। आखिरी वार्निंग है मेरी, समझ तू? चल जिया। नालायक, न काम का न काज का, अब ये भद्दी हरकतें भी शुरू कर दी तूने। क्या बाबा, उसने बोल दिया और आपने मान लिया? अरे तेरे चेहरे से मालूम पड़ता था वो आदमी सच बोल रहा है। देखो बेटा, जवानी 4 पैसे कमाने के लिए होती है, इज्जत गंवाने के लिए नहीं। सुधर जा, नहीं तो निकल जा। उसने पुलिस की धमकी क्या दे दी? आपने दुम दबा दी। लेकिन देखना, मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। जिया के मामा को पुलिस की धमकी नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि सीधे पुलिस को अपने साथ ले जाकर राज के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए थी। राज के माता पिता को भी उसे आधी अधूरी चेतावनी देने की बजाय कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। उस दौरान राज का बर्ताव, राज की सोच दोनों दस्तक दे रहे थे कि उसकी वहशियत फिर से अपना सर उठा रही है। वो पहले भी एक बलात्कार कर चुका था जो पीड़ित लड़की और उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं जानता था, और इस बार किसी को भनक तक नहीं थी कि उसकी विकृति को नजरअंदाज करना कितना भारी साबित होने जा रहा था। हेलो, हाँ हाँ राम जी भाई, हाँ आपके हिस्से का चेक मैंने रेडी करके रखा है। हाँ, पूरे 1,55,000 का बेरियर चेक है, आप बैंक जाके कैश करवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वो जिया स्कूल जाते वक्त दे जाएगी आपको चेक। जी
अच्छा जिया, अरे क्या बात, आज यूनिफॉर्म में नहीं है तू? वो स्कूल में नवरात्रि की प्रैक्टिस है ना, तो मैम ने फ्री ड्रेस अलाउ किया है। अच्छा सुन, अस्मिता कॉलोनी में जाना और रामजी भाई को ये चेक ड्रॉप करते हुए जाना। हाँ ठीक है मामा। सी 402। हाँ ओके। नानी माँ मैं चली। अरे डब्बा तो लेके जा। ये दोनों की नौटंकी फिर से शुरू। हर रोज मुझे टेंशन देती है। आप भी ना हमेशा लास्ट मिनट पे ही डब्बा देती हो। अच्छा अभी के लिए टाइम प्लीज, जब मैं लौटूं तब लड़ते हैं। बाय नानी, बाय मामा। बाय। रुक, गले कौन मिलेगा? जा संभाल के जाना। बाय। जिया, मेरे मामा ने तुम्हें वार्निंग दी थी ना? इसीलिए तो आया हूँ जिया, सॉरी बोलने। प्लीज़ जिया माफ़ कर दो। जिया मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, लेकिन जिया मैं सुधरना चाहता हूँ। तो जाके सुधरो, मेरा पीछा मत करो। तुम माफ़ करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा खुद को सुधारने के लिए। अच्छा माफ कर दिया, आप चले जाओ। ऐसे नहीं जिया, प्लीज़ जिया, मेरी तरफ देखकर कहो ना कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। पीछा करना छोड़ दोगे ना? तुम्हारी कसम। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। थैंक्स जिया, थैंक्स। एक्सक्यूज मैम, ये मिर्च चौकी किधर है? आप उल्टे साइड आए हो, यहाँ से यू टर्न, फिर सिग्नल से पहला लेफ्ट, मिर्च चौकी जाता है। थैंक यू, कोई बात नहीं है, थैंक यू। चुप, देखा तो तू चिल्लाएगी ना तो तेरी नानी का गला कटेगा और मामा का सर फूटेगा। क्या? हाँ, दोनों को मेरे पार्टनर ने उठा लिया है। एक फोन कॉल करूंगा ना, दोनों को मार डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूँ? रुक, तेरे को भी मजा दिखाता हूँ। छोड़ दो मुझे। हाँ सलीम भाई, राज। हाँ सलीम भाई, लड़की मेरे साथ है। सलीम भाई, लड़की की चीख की आवाज़ जैसी सुनाई देती है ना, बुढ़िया का गला काट दो। लेकिन उस शकुनी मामा को जान से मत मारना, एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़ते रहना। ठीक है सलीम भाई? चिल्ला 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 ना, चिल्ला। देखो मैं नहीं चिल्लाऊंगी। एक मिनट सलीम भाई, लड़की बोल रही है कि चिल्लाएगी नहीं। सुन, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करेगी ना तो तेरी नानी और मामा को छोड़ दूंगा। बोल, करेगी? करेगी? हाँ करूंगी। सलीम भाई से फोन पे बोल कि मेरे साथ कोऑपरेट करेगी। सलीम भाई, सलीम भाई मैं राज के साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन मेरे नानी और मामा को कुछ मत करना प्लीज, प्लीज। अभी के लिए रखता हूँ सलीम भाई, बाद में कॉल करता हूँ। जितेन, बोरी वाली देना होटल में। देख जिया, एकदम चुपचाप, एकदम नॉर्मल बनकर चलना। कोई भी नाटक नौटंकी की था तो मैं पकड़ा जाऊंगा, पर अगर मैं पकड़ा गया ना तो फिर तुम दोबारा कभी अपनी नानी और मामा को देख नहीं पाओगी। समझी? समझी ना? मुस्कुरा, आंसू आंसू पोछो अपने, आंसू पोछो फटाफट। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या करने वाले हो? मैं जो भी करूँ ना, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है और अपनी नानी और मामा के बारे में सोचना है। चलो तुम्हारी ट्यूशन क्लास लेता हूँ, देखता हूँ तुम्हें क्या क्या आता है। कौन सी किताब था?
क्या बात है, इतना बड़ा बैरर चेक। लगता है अब हमारा 5 स्टार हनीमून होगा। आई जिया का? हाँ? जिया? काय झालं? जिया? जिया घर आई? वो तो स्कूल से डायरेक्ट तेरे ऑफिस जाने वाली थी ना? वो ऑफिस में भी नहीं आई और उसने रामजी भाई के यहाँ चेक भी नहीं पहुंचाया। कहीं वो स्कूल में वो डांस प्रैक्टिस के लिए तो नहीं रुक गई? जिया ने चेक भी नहीं पहुंचाया और अकाउंट से पैसे भी निकाले जा चुके हैं, 1,55,000 रुपए। कहाँ गई होगी मेरी जिया? जिया के पास मोबाइल नहीं है सर। साथ नहीं ले गई? नहीं, दरअसल वो मोबाइल अपने पास रखती ही नहीं है। और बैंक से 1,55,000 विड्रॉ हो चुके हैं। जी सर। जिया ने इसके पहले ऐसा कभी किया नहीं है और स्कूल के पिकनिक के अलावा तो इतनी देर रात तक कभी घर के बाहर नहीं रहती। सुबह घर से कितने बजे निकली थी? रोज की तरह सुबह 8:30 बजे तो निकल गई थी। और स्कूल जाने से पहले वो रामजी भाई के यहाँ चेक ड्रॉप करने वाली थी, पर उसने ऐसा किया नहीं। जी सर। देखिए, जो भी हुआ है वो आपके और रामजी भाई के घर के बीच में हुआ है। सब क्या हुआ है मेरे जिया के साथ? पिछले कुछ दिनों कुछ अटपटा हुआ है क्या आप लोग के साथ? जी सर, इलाके का एक मवाली लड़का है राज। कल सुबह जब उसने जिया को छेड़ा तो कल शाम को मैंने उसके घर जाके उसे वार्निंग भी दी थी। राज कहाँ है? अरे देवा, अब क्या क्या इस लड़के ने। रात सुबह 7:30 बजे घर से निकला है, अभी तक लौटा नहीं है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? 98925678। स्विच ऑफ। कुछ बोला था? कहाँ जा रहा है? कभी कुछ बोलता नहीं, इसलिए हमने पूछना भी छोड़ दिया। 1 नंबर बिल्डिंग के सामने जो पान की दुकान है ना, इनका बेटा सारा दिन वहीं आवारागर्दी करता रहता है। वो जब घर लौटे मुझे खबर कर देना। जी सर। साहब वो लड़का इसी दीवार के पास घंटों खड़ा रहता था। आज सुबह आया था? हाँ आया था। किसी स्कूल की लड़की का पीछा करते देखा उसे? रोज इधर से गुजरती थी, जिया नाम है उसका, लेकिन आज वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी। साहब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। मोबाइल फोन की क्या प्रोग्रेस है? अभी भी स्विच ऑफ है, ट्रैकिंग शुरू हो गई। सर, मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन मारवे रोड सिग्नल के पास थी, पब्लिक एरिया है। ओके। ये राज अभी तक घर नहीं लौटा है। मैंने सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल उसकी बिल्डिंग के नीचे लगा दिया है। ये राज जरूर कुछ गड़बड़ करने पे तुला है। लड़की माइनर है, कुछ होने के पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। सर, जिया के मामा का जिस बैंक में अकाउंट है, जहाँ से पैसे विड्रॉ हुए, उसके मैनेजर से मेरी बात हुई। कोई लीड मिली? हाँ सर, उनके बैंक में सीसीटीवी कैमराज है। वो लोग कल सुबह फुटेज लेके आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत ड्रेस ला के दी तुम्हें, लेकिन होठ मैच नहीं कर रहे। ऐसे मुस्कुराओ कि लोगों को लगे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जतिन, ये 50,000 है, मैं इसको लेके निकल रहा हूँ, तू भी निकल। अपने एरिया में लौटना मत, ठीक है? मैं बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा, ठीक है? ये तेरा बैग। ढंग के कपड़े हैं ना? ब्रांडेड कपड़े हैं। चल तू ऐश कर, मैं निकला। चल चल, निकल निकल। सर रुकिए, सर 1 मिनट सर, रुकिए सर। टोकन नंबर 17, यही वो लड़का सर। नहीं नहीं, ये राज नहीं है। उसका कोई जोड़ीदार हो सकता है। सर, ये राज जरूर इन्वॉल्व है। कल रात भर से घर नहीं लौटा और सेल स्विच ऑफ है, कंटिन्यूअस। चेक दीजिए। इस चेक पे जिसने भी कमलेश करके साइन किया है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमलेश नहीं हो सकता। हो सकता है राज के माँ बाप को इस नकली कमलेश की असलियत पता हो। नहीं, हम इस लड़के को नहीं पहचानते। राज का कोई और दोस्त है जो इसे जानता हो? राज का कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, हमें कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। जब 10वीं फेल हुआ तब से स्कूल जाना उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने... 1 मिनट,
मुझे यहाँ आपके बेटे राज की लाइफ स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक 15 साल की बच्ची की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और मुझे पूरा शक है कि आपका बेटा राज ही उसे उठा के ले गया है। अगर आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो इतना समझ लीजिए, हालत खस्ता कर दूंगा आप दोनों की भी। और कितनी हालत खस्ता कर देंगे इंस्पेक्टर साहब? कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा कि उनका इकलौता बेटा इतनी घिनौनी हरकत पर उतर आए? हेलो, हाँ ठेव सर। 10 मिनट के लिए राज का फोन स्विच ऑन हुआ था। लोकेशन रोमिंग है पुणे के आसपास। पुणे में आपका कोई है? पुणे में हमारा कोई नहीं है सर, वो थाने के किसी नंबर से बात कर रहा था। एग्जैक्ट लोकेशन अभी मिली नहीं है। रास्ते में मिल जाएगी। सर, थाने की लोकेशन यहाँ बता रहा है। हाँ, लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है। नचा रहा है। लड़का हम लोगों के साथ खेल खेल रहा है। आग से खेल रहा है वो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हनीमून पर चिकनी। अब तो मेरी नानी और मामू को छोड़ दो प्लीज। जब मेरा दिल तुझसे भर जाएगा ना, तब तेरी नानी और मामू का पिंजरा खुल जाएगा। वो कहाँ है? किस हाल में? अरे एकदम फर्स्ट क्लास हालत में, तेरे जैसे। तुझे अपने पास रखने के लिए मैंने उन्हें अपना फिक्स डिपॉजिट बनाया है। सुन, तू ना बस मुझे खुश रख और मैं उन्हें खुश रखूँगा। हाँ? भाई, अब रोने से क्या होगा? पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ना। भगवान मेरी ही बच्ची के साथ इतने जुल्म क्यों करवा रहा है? एक तो बचपन में ही उसके माँ बाप छीन ले एक्सीडेंट में। सारी गलती मेरी है। अगर पुलिस स्टेशन जाके कल ही मैं रिपोर्ट लिखवा देता ना, तो आज बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। राज माँ आपसे पहले एक बलात्कार जैसा संगीन जुर्म करके बच निकला था और इस बार वो एक और टीनेज लड़की को अपने जाल में फंसा चुका था। एक तरफ वो जिया को टॉर्चर कर रहा था और दूसरी तरफ वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। एक शातिर क्रिमिनल की तरह वो अपना सेल फोन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ऑन करता था और उसका दोस्त लगातार उसे खबर से अपडेट दे रहा था। और राज जिया को लेकर बार बार अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था। तकदीर बदलते वक्त नहीं लगता। पुलिस उस एक मौके की तलाश में थी जहां वो उसकी असली लोकेशन पता कर सके और बहुत जल्द वो मौका आया। जिया, नानी और मामा को आखिरी बार गोवा से ही बाय बाय बोलोगी? पता है, यहाँ गोवा में तुम्हारी आंखों का रंग अलग लग रहा है, खुशबू अलग, जैसे हम पहली बार प्यार कर रहे हैं। हेलो, हाँ राज, अब बोल। अभी मैं पब्लिक एरिया में हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। बस यार ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। सब ठीक है, तू सुना? अब गोवा से पक गया हूँ यार। वैसे नानी और मामा कैसे हैं? तो उनकी देखभाल ठीक से कर रहा है ना? मुझे उनसे एक बार बात करनी है। अभी तेरा गोवा में रहने का कब तक का प्लान है? बस 1 घंटे में निकल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा सुन, वैसे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, फिर भी हो सके तो थोड़ा टाइम और दूर रहे, ठीक है? हाँ, पैसे हैं अभी मेरे पास, 1 आध महीने तो आराम से निकल जाएगा। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, चल। तुझे ना मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तेरे मामा को मेरे घर में घुसकर मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब देख, तेरी नानी और मामा दोनों तकलीफ में है ना। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अरे ऐसा नहीं होता ना डार्लिंग। चल अब सामान पैक कर ले, हमें यहाँ से निकलना है। सर,
राज का फोन आधे घंटे पहले स्विच ऑन दिखा रहा था। कॉल लोकेशन गोवा थी। कोई छोटा सा होटल है अंजुना बीच के पास। हमें फौरन निकलना चाहिए। लेकिन सर जब तक हम गोवा पहुंचेंगे वो शायद वहां से निकल चुका होगा। शायद नहीं, वो जरूर निकलेगा और इसी भागा दौड़ी में वो फिसलेगा और हमसे टकराएगा अपनी शामत से। सेल अभी भी स्विच ऑफ है। वो अभी भी गेम खेल रहा है। ये दोनों यहाँ रुके थे सर। लड़की एकदम नॉर्मल थी, स्ट्रेस या टेंशन में नहीं लग रही थी जैसा आप बता रहे हैं। जिया, एकदम नॉर्मल बिहेव करना, हंसो, मुस्कुराओ, आंखें चमकाओ, नहीं तो नानी और मामा की आंखें कभी नहीं खुलेंगी। हंसो हंसो। चलो आप। वेलकम सर, वेलकम मैम। चार्जेस क्या रूम के? 1000 रुपीज डायरेक्ट। योर नेम सर? स्वप्निल किरण। हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे मैम। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट राइट। सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि वो लड़का उसको अपने साथ जबरदस्ती रख रहा है। लेकिन ये लड़की किडनैप हुई है। इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। गढ़वी, गोवा की पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। ये फोटोग्राफ्स गोवा के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस सर। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये राज जिया को हर पब्लिक प्लेस में घुमा रहा है, वो भी खुलेआम। फिर भी वो चिल्लाकर किसी से मदद क्यों नहीं मांग रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिया अपनी मर्जी से राज के साथ कभी जा ही नहीं सकती। उसने तो राज को सरेआम थप्पड़ मारा था और मेरे साथ उसके घर भी गई थी, जहां मैंने उसके माँ बाप के सामने राज को वार्निंग दी थी। उसी का बदला ले रहा है वो राज। देखिए, उसके साथ पूना गई, गोवा गई, हर जगह खुलेआम घूम रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी जिया पर शक मत कीजिए। वो ऐसी लड़की नहीं है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होगी। 3 हफ्ते हो गए उसे हमसे बिछड़े हुए। पता नहीं उस राज ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। मेरी मोर जैसी बच्ची। सभी कोशिशों के बाद भी राज और जिया तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। कई बार वो काफी करीब थी, लेकिन राज एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह उन्हें चकमा दे रहा था। पुलिस उसकी हर रिकॉर्डेड लोकेशन पर पहुंचती, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से निकल गया होता। वो बार बार अपना सेल फोन ऑन ऑफ रख रहा था ताकि पुलिस को कभी भी उसकी सही लोकेशन का अंदाजा ना मिल सके। ऊपर से थाना में जितेन भी हर बार राज को पब्लिक प्लेस में ही जाकर फोन करता था, जिससे जितेन तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा जिससे आप उन तक पहुंच सको। यकीन कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, शिरडी, गोवा, पूना के सारे होटल्स और लॉजेस, हर जगह तस्वीरें भेज दी गई हैं। पता नहीं जिया किस हाल में होगी इंस्पेक्टर। वो भी बच्ची है। ये हमारी भी सबसे बड़ी फिक्र है कि वो बच्ची है, नासमझ है। हो सकता है उसकी बातों में आ गई हो। आई, पुलिस को कभी कभी लगता है कि उस आदमी ने जिया को जीत लिया, इसलिए तो हमें छोड़कर भाग गई। बिल्कुल नहीं। जरूर हमारी बच्ची किसी बड़ी मुसीबत में होगी। वो आदमी उसके साथ कोई चाल चल रहा होगा, उसे कुछ खिलाया पिलाया होगा। अरे 15 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। पर आई, उसके पास 1,55,000 रुपए का बिहेवियर चेक था। चुप कर शंकर, जिया के बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर ऐसा ही सोचोगे ना तो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहेगी। निकाल दे इन ख्यालों को दिमाग से। बस ये सोचो कैसे बचाए हम हमारी बच्ची को, कैसे उसे घर लाएंगे। सर, लड़की के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। लड़की अपने मामा और नानी के रहम पर थी। पता नहीं वो लोग लड़की के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे।
हो सकता है लड़की खुद इस घुटन से निकलना चाहती हो। लेकिन गार्डवी, अगर लड़की अपनी मर्जी से गई होती तो राज का इस तरीके से लोकेशन बदलते रहना, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सर हम लोग डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। अरे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिर कर क्या सकते हैं सर? देखो, यह आदमी एक पैटर्न में लोकेशन बदल रहा है। पुणे शिरडी गोवा, अगेन पुणे शिरडी गोवा। लास्ट लोकेशन शिरडी थी, मुझे पक्का शक है अगली लोकेशन गोवा होगी, और इस बार हम उससे पहले उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। जिया का अपहरण अक्टूबर 2011 में हुआ था। पूरे 1 महीने तक राज उस बच्ची को मामा और नानी को मार डालने की धमकी देकर उसके साथ हर किस्म की जबरदस्ती करता रहा, लगातार बलात्कार करता रहा। साथ ही साथ राज पुलिस के साथ लुका छिपी के खेल को एक अलग ही लेवल पर ले गया। आखिरकार राज फिसला। एक मौके ने पुलिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और पुलिस टूट पड़ी। सर, आपका डाउट सही निकला। राज का फोन स्विच ऑन था। वो शिरडी और गोवा के बीच है। गोवा, यही हमारा मौका है। नहीं सर, ये चेक इन नहीं हुए। होंगे, और तब तक हम इनका इंतजार करेंगे। गार्डवी, पोजीशंस। कम। राज, ये टॉर्चर और कब तक चलेगा? जब तक मेरे दिमाग के अंदर का टॉर्चर खत्म नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे थप्पड़ की याद मिट नहीं जाती, तब तक ये सब चलता रहेगा। तुमने तो बदला ले लिया ना, अब जाने दो मुझे प्लीज। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है जिया। कब होगा? कैसे होगा? मुझे थप्पड़ मारो जी भर के, सबके सामने, पर अब बस करो प्लीज। मुझे मेरे नानी और मामू के पास जाने दो प्लीज। वेलकम बैक टू गोवा सर। स्वप्निल किरण, मुंबई अंधेरी। बचाओ, बचाओ। डरो मत बच्ची, हम लोग मुंबई पुलिस से हैं। तो प्लीज मेरे नानी और मामा को बचा लीजिए, नहीं तो सलीम भाई उनका गला काट देंगे। ये झांसा देके तुमने इस बच्ची को डरा के रखा है साले। हाँ? हाँ? डरो मत बच्ची, तुम्हारे नानी और मामा किसी सलीम भाई के पास नहीं है, सेफ है। हाँ? तुम्हारी राह देख रहे हैं। सब प्लीज मुझे नानी और मामा के पास ले चलो, मुझे घर जाना है। सर, बहुत कूटा साले को, तब जाके मुंह खोला। एक नहीं, कई बार बच्चे के साथ रेप किया कुत्ते ने। हे भगवान। इतना ही नहीं सर, कुछ साल पहले एक और स्कूल गर्ल के साथ रेप किया था उसने। क्या? हाँ सर, पिटते पिटते सब उगल गया। मैंने कॉलोनी में जाकर उस फैमिली को खोजने की कोशिश की, लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। बस वो लोग बोले कि वो फैमिली अचानक एक दिन कॉलोनी छोड़कर कहीं चली गई। उन्हें तभी हमारे पास कंप्लेन करनी चाहिए थी। 10 साल के लिए अंदर होता ये साला। बहुत डिप्रेस रहती है, काफी कम बोलती है, अपनी नानी से भी नहीं खुलती, रोती तो बिल्कुल नहीं, पूरी ब्लैंक हो गई। मैं समझ सकता हूं शंकर, इतना सब कुछ झेला है इस बच्ची ने।
देखो, इसके काउंसलिंग के सेशंस शुरू करवा दो जल्दी से जल्दी। ऐसी हालत में इसे जितना प्यार, जितना विश्वास मिले वही अच्छा है। इसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि इस सारे मामले में इसकी कोई गलती रही है। इसे मजबूत बनाओ शंकर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जिया आप अपनी जिंदगी को फिर से गले लगाए, फिर से मुस्कुराए। हाँ, राजू के बापू। अरे ओ राजू के बापू। सवेर होते होता है राजक बापू राजक बापू का बोला। अरे सुनो, ये हमरा आंगन में कौन गाड़ी खड़ी करके गया है? अरे एक हमरा आंगन ही मिला था क्या गाड़ी खड़ी करने के लिए? इंजन में तो चालू है, ड्राइवर बिना है भीतर। क्या माजरा है? राजू के बापू, अरे अंदर से बहुत है बदबू आ रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। साहब जी, वो इनोवा गाड़ी तो हमारे आंगन में पड़ी है। अट्ठाईस सितंबर 2011 जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक मुंबई रजिस्ट्रेशन वाली कार एक गांव वाले के आंगन में अचानक से प्रकट होती है। गाड़ी का इंजन ऑन है, एसी ऑन है और गाड़ी के अंदर से भयंकर बू आ रही है। क्या था उस गाड़ी के अंदर और कहां से आई थी ये गाड़ी? एक आदमी था जो इन दोनों सवालों के जवाब जानता था और वो था चरण, वही गांव वाला जिसके आंगन में ये गाड़ी पाई गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित सिलवासा से निकली ये गाड़ी 3 दिन के लंबे सफर के बाद जौनपुर उत्तर प्रदेश पहुंची थी। इस गाड़ी की अजीब दास्तां 3 दिन पहले शुरू हुई थी मुंबई में। हेलो मनोज जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं गीता। गीता, हाँ सीमा की जेठानी जी। कैसे याद किया आपने? मनोज जी, मैं हमारे मुलुंड वाले फ्लैट से बात कर रही हूँ। क्या बात है गीता जी, आप थोड़ी परेशान से लग रही हैं। वो आपकी बहन सीमा। क्या हुआ सीमा को? एक्सीडेंट हो गया है सीमा का। एक्सीडेंट? कहाँ पर? सीरियस तो नहीं है ना? उतना तो मुझे नहीं पता, बस अभी थोड़ी देर पहले मेरे पति विशाल का फोन आया था, सिलवासा में हुआ है। पर मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया? विवेक कहाँ है? देवर जी सीमा के साथ ही हैं। अच्छा, मैं उन्हीं को फोन करता हूँ। क्या हुआ जी? हमारी सीमा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कहाँ? और विवेक कहाँ है? सिलवासा में। सीमा की जेठानी गीता का फोन आया था, विवेक भी उसी के साथ है। फोन ट्राई कीजिए। अजीब है, किसी का फोन ही नहीं लग रहा है, ना विवेक का ना सीमा के जेठ का। उसके सास ससुर का भी फोन बंद आ रहा है, सबके फोन स्विच ऑफ है। देखिए जी, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आप अभी के अभी उनके मुलुंड वाले फ्लैट में जाइए ना। हो सकता है कि सीमा की जेठानी गीता झूठ बोल रही हो।
मनोज जी आप? गीता जी, किसी का फोन नहीं लग रहा है, सबके फोन स्विच ऑफ। आखिर मामला क्या है? मुझे भी नहीं पता मनोज जी, बस मेरे पति विशाल ने मुझे फोन किया तो मैंने तुरंत आपको कॉल कर दिया। मैं भी बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, सबके फोन स्विच ऑफ है। गीता जी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी। मनोज जी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब इन्होंने कॉल किया। कितने बजे किया था? 10:15 बजे। अब गीता, गीता बुरी खबर है। क्या हुआ विशाल, आप ठीक तो है ना? गीता, सीमा का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस है। कैसे हुआ? बाकी लोग कैसे हैं? मम्मी पापा देवर जी और आप? बाकी सब तो ठीक है, बस सीमा की हालत क्रिटिकल है गीता। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। तुम्हारे पति विशाल ने तुम्हें फोन किया, कुछ और नहीं बताया। बहुत अजीब है तो इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। ये लोग सिलवासा कब गए? आज सुबह। सब लोग गए लेकिन आप नहीं गई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। सुबह सब तैयार हो गए, बोले कोई पूजा है, मुझे साथ लेकर गए ही नहीं। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कि कुछ अजीब चल रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। कैसी पूजा है जिसमें मैं नहीं रहूंगी? सारा परिवार जा रहा है, फिर मैं क्यों नहीं? एक ही दिन की तो बात है गीता, कल तक लौट आएंगे और पूजा फैक्ट्री में है। देवर जी सीमा को साथ लेके जा रहे हैं। पर मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। अब बहस मत करो और बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं और क्यों? भाभी नहीं जा रही हैं बस, और तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं सीमा। फिक्र की बात नहीं है विवेक, अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं कि गीता भाभी हमारे साथ आना नहीं चाहती, वो जेजी उन्हें हमारे साथ आने नहीं दे रहे। अरे सीमा, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं ना, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, समझी? देखो टाइम बहुत हो गया, हमें निकलना चाहिए। मुझे सीमा के लिए बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। विशाल ने ये बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, ये बताया ही नहीं कि कब हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तो ताला लगा है, मुझे तो ये एक्सीडेंट वाली बात ही झूठी लगती है। अब क्या करें? सीमा आपकी छोटी बहन है? जी हाँ। और आप जेठानी हैं सीमा की? जी सर, सीमा के ससुर की यहाँ सिलवासा में फैक्ट्री है, वीके बेल्टिंग के नाम से। मशीनरी की बेल्ट्स बनाते हैं। सर, नाम सुना हुआ है, ये सिलवासा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। जी हाँ, वही। हम सब, मेरे सास ससुर, मेरे पति विशाल, मैं, मेरे देवर विवेक और सीमा, हम सब मुंबई में साथ में रहते हैं, मुलुंड में। सिलवासा आना जाना होता है? जी, बाबूजी विशाल और विवेक तो लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम औरतें बहुत कम। पूजा में आपकी सासू माँ और देवरानी ही गई, आपको साथ नहीं ले गए? जी हाँ, और फिर रात को विशाल ने फोन करके कहा कि सीमा का एक्सीडेंट हो गया है। और सर, सीमा के पति विवेक ने मुझे फोन नहीं किया। मैं सीमा का इकलौता भाई हूँ, मुझे तो गीता जी ने फोन करके बताया। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाईवे पेट्रोल के साथ चेक करो एक्सीडेंट केसेस के लिए, सारे हॉस्पिटल्स चेक करो और आज के केसेस पे ध्यान दो। यस सर। सर, ये सीमा की तस्वीर है। हाईवे पेट्रोल ने सिलवासा का चप्पा चप्पा छान मारा। शहर के हर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में फोन कॉल्स किए गए, लेकिन कहीं से भी किसी भी एक्सीडेंट केस की खबर नहीं आई। सीमा के भैया मनोज और जेठानी गीता का शक सही साबित हो रहा था। ये वाकया वाकई संदेहजनक था, लेकिन वो लोग अपनी शंका की जड़ पर उंगली नहीं रख पा रहे थे। रात खत्म होने को आई। सीमा
उसका पति विवेक, विवेक का भाई विशाल और उनके माता पिता की कोई खबर नहीं थी। हर पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। 27 सितंबर का दिन निकल आया, फिर भी कोई खबर नहीं। सर, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। जिस तरह से एक्सीडेंट की खबर दी गई उससे बिल्कुल साफ था। सारे फैमिली में से अब तक किसी का भी नंबर स्विच ऑन नहीं हुआ है। अर्जेंट बेसिस पर मैंने सारे फैमिली के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं फ़ोन कंपनी से। कल रात 10:30 बजे सबका नंबर एक साथ स्विच ऑफ हुआ। सिर्फ सीमा के ससुर जी विश्वनाथ जी के नंबर से एक कॉल किया गया, वो भी रात 10:30 बजे के बाद। मैं रतन को फ़ोन करता हूँ, वो शायद कुछ मदद कर पाए। विश्वनाथ जी ने इस नंबर पे फ़ोन किया था। किसका नंबर है ये? सर, कोई रतन सिंह है, ये भी इनकी तरह मुलुंड मुंबई में ही रहता है। रिश्तेदार हो सकता है। रतन जी मेरे ससुर जी के चचेरे भाई, वो हमारे घर के पास ही रहते, मुलुंड में। उन्हें शायद पता होगा कि आपका सारा परिवार कहाँ है और सीमा के एक्सीडेंट की असलियत क्या है। हेलो, रतन सिंह जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपके चचेरे भाई विश्वनाथ सिंह ने कल रात 11:30 बजे आपको फ़ोन किया था। विश्वनाथ ने? नहीं किया था, पर बात क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिलवासा से पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारी बोल रहा हूँ। और आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच निकलवाना हमारा पेशा है। डरिए मत, हम सिलवासा से उड़कर नहीं आए। वो फ़ोन आपको सिलवासा पुलिस ने किया था। हम तो आपके पड़ोसी हैं, मुलुंड पुलिस स्टेशन से हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? लॉकअप में उल्टा टांग कर आपकी खाल उधेड़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कल रात को विश्वनाथ सिंह ने कॉल किया था? इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, विश्वनाथ भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया था। हाँ विश्वनाथ भाई साहब, इतनी रात गए? रतन, एक समस्या आन पड़ी है। क्या बात है भाई साहब, सब खैरियत तो है? हम लोग सिलवासा से थोड़ी दूर हैं, बस 1:30 के करीब मुलुंड पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? तुम्हें कुछ इंतजाम करने होंगे। भाई साहब ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रतन जी, ये आसान नहीं होगा। इसीलिए तो आपको बुलाया है डॉक्टर अविनाश। आप हर मुश्किल आसान कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब? आपका मतलब पूरा होगा। जो पैसा आप मांगेंगे आपको मिलेगा। सबके मोबाइल ऑफ हैं? हाँ बाबूजी। अब से सबके मोबाइल ऑफ रहेंगे, कोई स्विच ऑन नहीं करेगा। भाई साहब, ये डॉक्टर अविनाश है। देखिए, रतन जी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। 25 लाख से कुछ आसानी होगी? पैसों का सवाल नहीं है विश्वनाथ जी, मुझे एक बार देखने दीजिए। आइए आइए। विश्वनाथ भाई साहब को लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद चाहिए थी, पर मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। खूनियों को प्रोटेक्शन दी और एक लाश को ठिकाने लगाने में हाथ बटाया, और आप बेकसूर। लाश कहाँ है? यहां नहीं है। आप सब लोग पागल हो चुके हो, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, हम इसे लेकर आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, आप एक्सीडेंट का सर्टिफिकेट बना दीजिए। रतन जी, आप पूरी तरह से सटिया चुके हो। हॉस्पिटल मेरे बाप की जागीर नहीं है। अगर मैं अंदर कोई भी लाश ले जाऊं तो तुरंत पुलिस केस बन जाता है। और ये
साफ साफ पता चल रहा है कि इस औरत का गला घोटकर आप लोगों ने मर्डर किया है। अगर ये एक्सीडेंट केस है तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। 35 लाख? रतन जी, ये क्या बदतमीजी है? चलिए 40 लाख। 15 मिनट में अगर मुझे आपने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा तो मैं यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगा। एंड आई मीन इट। मैंने डॉक्टर अविनाश को वापस उनके हॉस्पिटल पर ड्रॉप किया। फिर विश्वनाथ भाई साहब और उनका परिवार वहां से निकल गए। कहाँ के लिए? वो पता नहीं सर। अरेस्ट करो इसे। और वो डॉक्टर अविनाश, जब वो जानता था कि मर्डर हुआ है तो चुप क्यों बैठा? हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसे भी हिरासत में लो। आई एम सॉरी मिस्टर मनोज। हम विश्वनाथ सिंह और उसके पूरे परिवार को पकड़ के रहेंगे। उनकी इनोवा गाड़ी के लिए हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्टेट के सभी बॉर्डर्स पे मैसेज पहुंच गए हैं। यस सर। विश्वनाथ सिंह के बंगले की तलाशी लो और उसे सील कर दो। वीके बेल्टिंग के सारे वर्कर्स को राउंड अप कर लो। वीके बेल्टिंग्स की भी तलाशी लो और उसे भी सील कर दो। जी सर। नमस्कार लीला जी। अरे सुनिए, सीमा के भाई साहब आए हैं। आइए आइए। अरे भाई मनोज, तुम हमेशा ये तोहफे क्यों ले आते हो? क्यों शर्मिंदा करते हो? नहीं नहीं विश्वनाथ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मेरी बहन को इतना प्यार दिया है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अब आप भाई बहन बैठकर जी भर के बातें करो। मुझे काम पे निकलना है, मुझे देर हो रही है। नमस्कार। वाह भैया, आपकी चॉइस हमेशा से ही टॉप की होती है। भाई किसका है? जीजा साहब कहाँ है? आजकल आपके जीजा साहब को पहलवानी का शौक चढ़ा है, जिम गए हैं। वेरी गुड। सीमा, सब ठीक है ना? तो खुश तो है? हाँ भैया, खुश हूँ। पर हर बार आप मुझे ये सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। जानती हूँ। अरे हाँ भैया, आप वो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की एनओसी ले आए? मैं साइन कर देती हूँ, ताकि आप उस पेट्रोल पंप के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पापा गुजरने से पहले जो करना था करके गए। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सीमा का ही रहेगा। मेरे लिए उन्होंने दूसरा पेट्रोल पंप और कपड़े की दुकान छोड़ी है ना। भैया, मुझे हर बार इस सब्जेक्ट पर बहसबाजी नहीं करनी है। मुझे वो पेट्रोल पंप नहीं चाहिए। वो आपका था और आप ही का रहेगा। लेकिन सीमा, पापा की बात। भैया, आप मेरे लिए पापा से कम नहीं हैं। मम्मी पापा के गुजरने के बाद आपने मुझे दोनों का प्यार दिया है। और वैसे भी इस घर में भगवान का दिया सब कुछ है। हमें पेट्रोल पंप की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगली बार आते समय अगर एनओसी नहीं ले आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। बहुत जिद्दी है ना, कभी नहीं सुधरेगी। अगली बार एनओसी नहीं तो कट्टी। अरे मनोज भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। भैया को चाय वाय पूछी कि नहीं? और भैया, आप खाना इस बार यहीं खा के जाएंगे, हर बार की तरह नहीं चलेगा। अरे भैया, क्या खाना खाएंगे? तुम्हारी पत्नी सर खा गई है मेरा, सुनती नहीं है। क्यों सीमा, भैया को क्यों परेशान करी हो? क्या बात हो गई? हाँ, कोई बात नहीं है, मैं खाने का देखती हूँ। एनओसी नहीं तो कट्टी। एनओसी? क्या बात है भैया? अरे कुछ नहीं, पापा गुजरने से पहले सीमा के नाम एक पेट्रोल पंप कर गए थे। अब सीमा जिद पे अड़ी है कि वो पेट्रोल पंप मैं रख लूं। ये भी कोई बात हुई? अच्छा, सीमा ने मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बोल बोल के थक गया, मेरी तो सुनती नहीं है। तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बात करो ना, समझाओ उसे। ये पेट्रोल पंप वाली बात घर में बहुत उछलती रही। क्या कमाल है, सीमा ने कभी आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही
कि पेट्रोल पंप आपको वापस करने वाली बात हमारे घर में किसी को रास नहीं आई थी। सब बहुत नाराज थे सीमा से। विवेक, मेरे मनोज भैया ने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी पेट्रोल पंप पर उनका हक बनता है। आखिरकार उन्होंने तो विदा किया था मुझे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो उनका फर्ज बनता ही है। और तुम्हारे मनोज भैया को जो कुछ देना था ना, वो तुम्हारे पापा ने दिया और काफ़ी दिया। लेकिन तुम्हारे हिस्से में क्या आया? सिर्फ एक पेट्रोल पंप। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, हम हमारा हिस्सा किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले। सॉरी विवेक, ये पेट्रोल पंप मेरा है जो मैं अपने भैया को दे चुकी हूँ। बस एक एनओसी साइन होनी बाकी है। वो तो साइन होने से रही। पापा, आप समझाइए ना विवेक को। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, एक पेट्रोल पंप से क्या फर्क पड़ता है? एक एक पैसे का फर्क पड़ता है। और बड़े बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़े होते। विवेक तुम्हारा पति है, इसलिए तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकती। पेट्रोल पंप इस घर में आया है, वापस नहीं जाएगा। सच में ये लालच तो मेरे समझ के बाहर है और मैं इसे समझना भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि ये पेट्रोल पंप मेरे भैया का था और उन्हीं का रहेगा। मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। अरे इतना तेवर और ऐसी जुबान लड़ाना। लगाम हाथ में लो विवेक, समझाओ बहू को। शादी के बाद ये मनमानी नहीं चलेगी। काफ़ी पूछताछ की है मिस्टर मनोज, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही जानकारी मिल पाई है। क्या इंस्पेक्टर? फैक्ट्री का मैनेजर और रतन दोनों ने ये कहा है कि विश्वनाथ सिंह और उसकी फैमिली यूपी जौनपुर से बिलोंग करती है। हो सकता है वो लोग जौनपुर की तरफ ही गए हों। और सेलफोन अभी तक स्विच ऑफ है और हमने वो सारे रास्ते ट्रैक कर लिए हैं जहाँ से वो जौनपुर पहुँच सकते हैं। दरअसल मेरे पिताजी भी जौनपुर के ही थे, लेकिन अब हमारा वहाँ कोई नहीं। ससुर जी के कई रिश्तेदार हैं जौनपुर में, पर सब बहुत दूर के। किसी का नाम जुबान पे नहीं आ रहा। विश्वनाथ के सारे फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड स्कैन करो, देखो कोई जौनपुर का नंबर मिलता है क्या। यस सर, और जौनपुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते। पता नहीं लाश के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। मुझे गीता को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। कहीं उसे शक हो गया तो? आपको गीता भाभी को फोन करना ही नहीं चाहिए था भैया। अरे अगर मैं उसे फोन नहीं करता तो वो मुझे फोन पे फोन करती, और अगर उसे मेरा फोन स्विच ऑफ मिलता तो वो और परेशान हो जाती। तो फिर भी ठीक होता। एक्सीडेंट वाली बात बोलना ही गलत था, उसे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे लेकिन माँ मैं... अरे भाई, जो होना था वो हो चुका। अब सिर्फ आगे की सोचते हैं। हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। सीमा की लाश 4 राज्यों और उनके कई शहरों से गुजरी। सीमा की लाश को विश्वनाथ सिंह और उसके परिवार ने गाड़ी में छुपा कर रखा था, सबकी नजरों से दूर। लेकिन कब तक लाशें छुपाए नहीं छुपती। भैया स्प्रे थोड़ा और कीजिए, बू बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतना काफी नहीं होगा। लगता है स्प्रे खत्म हो गया है, हमें कहीं रुककर एक और खरीदना चाहिए। ऐसे करो, तुम थोड़ा ऐसे और बढ़ाओ। अब एक काम करो, खिड़की खोल लेते हैं। भैया खिड़की कैसे खोल सकते हैं? खिड़की खोलने से सारा स्प्रे हवा हो जाएगा। अरे खिड़की खोली तो बदबू भी फैलेगी और टोल नाके पे तुरंत पकड़े जाएंगे। सीमा के हत्यारे अपने जुर्म की बू छुपाते छुपाते हताश होने लगे थे और उधर पुलिस कमर कसकर उन तक पहुंचने की फिराक में थी। सर, मैंने विश्वनाथ सिंह के कॉल लिस्ट के सारे नंबर ट्रैक कर लिए हैं। एक नंबर पे कई बार कॉल किया गया है, 895780। किसका नंबर है ये? चरण सिंह का। ये विश्वनाथ सिंह का रिश्तेदार है। जौनपुर में रहता होगा। बिल्कुल करेक्ट सर। जौनपुर की तैयारी करो तुरंत। यस सर। और ये चरण सिंह, इसका नंबर लिख के दो मुझे। अपने ही मनवा के राम करे सो। अरे ओ राजू के बापू, अरे सुनो तो, आपके लिए फोन है। पुलिस वाले आपसे बात करना चाहते हैं। पुलिस वाले हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं? कहते कहीं सिलवासा बिलवासा से बोल रहा है। सिलवासा? खुद ही बोले जा रहे। हेलो, सिलवासा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अधिकारी बोल रहा हूँ।
क्या बात है साहब जी? मुंबई के विश्वनाथ सिंह क्या लगते हैं आपके? वो तो हमारे मामी के बहन के लड़के हैं। पिछले 2 दिनों में फ़ोन पर बात हुई उनसे? जी नहीं, लेकिन साहब सब ठीक है ना? गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं साहब जी, हमको कुछ नहीं मालूम है। जी जी साहब जी। टीम रेडी है। बनारस की पहली फ्लाइट रात 8 बजे है। टिकट्स बुक हो चुके हैं। वहाँ से जौनपुर बाई रोड 3.5 घंटे का रास्ता है। कल की सुबह हम चरण सिंह के घर पर होंगे। देखिए, हमें मजबूत शक है कि विश्वनाथ सिंह अपनी फैमिली के साथ जौनपुर में ही है। छुपने के लिए और कोई जगह नहीं है उनके पास। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर आप यहीं रह के इंतजार करेंगे तो बेहतर होगा। हम आपकी बहन के कातिलों को साथ लेकर ही आएंगे। तब तक हो सके तो आप अपने आप को संभालिए। क्यों सुनी मैंने सीमा की बात? मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। गलत बात। अरे बस। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया के लिए। इसमें क्या है भैया? एनओसी? सीमा, आज के दिन तो रहने दे। आज के दिन आप मुझे कुछ भी मना नहीं कर सकते भैया। तो नहीं मानेगी ना? ये ले। आज मेरा दिल हल्का हो गया है भैया। पर मेरा भारी हो गया। ये गलत है सीमा। मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। इस एक पेट्रोल पंप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसे आपको लौटाने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है भैया। शायद आप नहीं समझ पाएंगे। वो दुखी थी और मैं उसका दर्द ही नहीं समझ पाया। अरे इन सालों को पेट्रोल पंप की इतनी भूख थी तो कम से कम एक बार मुझसे ही कह देते, मैं वहीं के वहीं उनके नाम कर देता। मनोज जी, मुझे मालूम था कि पेट्रोल पंप को लेकर घर में बहुत बातें चल रही, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मुझे भनक भी नहीं थी कि ये सब सोचा जा रहा है। बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मुझे इस फैक्ट्री की पूजा वाली बात पर तो पहले से शक था, पर समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आज तक इस सिलवासा की फैक्ट्री में उन्होंने कभी कोई पूजा नहीं कराई। ऊपर से मुझे साथ लेकर जा ही नहीं रहे थे। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ थी, चुप क्यों बैठी रही? आपको पहले फोन कर दिया होता तो सीमा की जान तो बच जाती। सुनिए विवेक, पूजा तो फैक्ट्री में हो रही है ना? हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ी देर में जाएंगे। चलो अभी अंदर चलो। चलो चलो चलो। ये क्या हो रहा है विवेक? पहले तुम बताओ कि ये हो क्या रहा है। एनओसी दे दी भैया को? मैंने कहा था दे दूंगी, दे दी। हम सब ने मना किया था, फिर भी दे दी। एक तरफा फैसला लिया तुमने, परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने। नुकसान कर दिया ना परिवार का। मेरे भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। मैं कोई जॉब कर लूंगी और कमा कमा कर परिवार के इस नुकसान का भरपाया कर दूंगी, लेकिन गलती से भी पेट्रोल पंप वापस नहीं मांगूंगी। गलती तो हमसे हुई है जो हमने तुम्हें बहू बनाया। तुमने जो कुछ भी किया सीमा, बहुत गलत किया। विवेक,
जब लाश ठिकाने लगेगी तभी जाके सबका बोझ हल्का होगा। इंजन स्टार्ट रखना, एसी भी ऑन रहेगा। इससे पहले कि बदबू हवा में फैले हम लोग हवा हो जाते हैं, ठीक है? चलो जल्दी आओ, चलो। हाँ, राजू के बापू, अरे अंदर से बहुत है बदबू आ रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। साहब जी, वो इनोवा गाड़ी तो हमारे आंगन में पड़ी है। सीमा की हत्या करने के बाद उसका पति विवेक, ससुर विश्वनाथ, सास लीला और जेठ विशाल कई महीनों तक गायब रहे। मुंबई और सिलवासा पुलिस ने उन्हें फरार घोषित कर दिया और एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अक्टूबर 2011 में विवेक पुलिस के सामने सरेंडर हुआ। 2 महीने के बाद पुलिस ने विश्वनाथ, लीला और विशाल को भी ढूंढ निकाला। वो सब लोग मुंबई के एक गेस्ट हाउस में छुपे हुए थे। पुलिस इस वक्त इस केस की चार्जशीट तैयार कर रही है और उम्मीद है कि ये केस जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होगा। इस केस का एक और पहलू भी है जिसे दर्शकों को दिखाना हमने उचित नहीं समझा, इसलिए उसे फिल्माया नहीं गया। सीमा और विवेक का एक 1.5 साल का बच्चा है। इस बच्चे को भी साथ ले जाया गया था और सीमा की हत्या के दौरान ये बच्चा उसी कमरे में मौजूद था। क्या कहें ऐसे दरिंदों का, लालच की खुशबू ने इनके अंदर की सारी इंसानियत को बेहोश कर दिया था। अच्छा खासा बिजनेस होते हुए भी एक पेट्रोल पंप को हासिल करने के लिए इन्होंने अपने ही परिवार के एक सदस्य की हत्या की और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार थे। 4 राज्यों में अपने गुनाह की बदबू फैलाकर आखिरकार ये लोग पकड़े गए। सीमा और विवेक का बच्चा फिलहाल सीमा के भाई मनोज की देखरेख में है। आज का यह केस लालच की दास्तां है। एक ऐसा लालच जो इंसान के अंदर भूत बनकर हैवानियत को दस्तक देता है और हैवानियत जन्म देती है जुर्म को। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।